नाइक शरीफ के लिए अब कुछ भी काबिल बर्दाश्त नहीं रहा था। उसने अपनी गोद में रखी गन की पोजीशन को सेट किया और ख़ुद को घसीटता हुआ दुश्मन के ऐन सामने आ गया। भारतीयों के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि यहाँ कोई यमराज यानी मौत का फरिश्ता उनका मुंतज़िर है। इससे पहले कि वो संभले और अपने हथियार सीधे करें, एक एक करके पांचों मुर्दार हो गए। नाइक शरीफ अभी संभल ही पाया था जब बाएं तरफ से आने वाला बरस्ट इसके कंधे और छाती में उतर गया। खून फव्वारे की तरह इसके कुशादा सीने से उबला और उसके दामन को रंगीन कर गया। नाइक शरीफ ने आखिरी मंजर यही देखा कि बाएं तरफ से मशीन गन दुश्मन ऊपर ला रहा है। आखिरी लम्हात में इसने अपने वजूद की सारी तवानाइयाँ जमा की और अपने पोरत से आखिरी दोनों हैंड ग्रेनेड निकाल कर दोनों हाथों में पकड़ लिए। जिस्म की सारी कुव्वत हाथों में समेट कर इसने दोनों गिपिन दांतों से अलग कर ली और इन लम्हात में जब बर्फीले आसमान से चोलांगला की इस पहाड़ी चोटी तक हूर और मलाइका इसके इस्तकबाल के लिए सुर्ख कालीन बिछाने शुरू कर दिए थे, उन्हीं लम्हात में अल्लाह के बुजुर्ग व बरतर होने का नारा मस्ताना बुलंद करके नाइक मोहम्मद शरीफ ने दोनों ग्रेनेड भारतीय फ़ौजियों और गन पोजीशन की तरफ फेंक दिए। ज़ोरदार धमाका हुआ। बर्फ़ के खून में रंगे ज़रात आतिशी गोले में शामिल होकर पूरी कुव्वत से उछले। इस आतिशी बगोले में भारतीयों के जिस्मों के मुंतशिर टुकड़े और वो मशीन गन भी शामिल थी जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी दानिश में इस सिम से यलगार की राह हमवार कर ली थी। नाइक मोहम्मद शरीफ की आंखें शायद ये आखिरी मंजर देखने के लिए ही खुली हुई थी। मुतमईन होकर इसने आंखें बंद कर ली और फूलों के उस सेज पर बैठ गया जो उसे आसमान से ले जाने के लिए उतरी थी। सियालकोट के तहसील शकरगढ़ के उसी गांव में जब मौज़िन असर की अज़ान बुलंद कर रहा था, उन्हीं लम्हात में इस गांव का एक शेरदिल कमांडो नाइक शरीफ अपनी जान जाने आफरीन को सौंप कर आसमान से ज़मीन तक अपने लिए पीछे सुर्ख कालीन पर सफ़र करता जन्नत की उन आराम गाहों की तरफ महुए सफ़र था जहाँ हूरे दीदा व दिल फर्श राह किए उसकी मुंतज़िर थी। सिपाही मोहम्मद ख़ान ने ज़ोरदार धमाके पर जब उसकी तरफ पलट कर देखा तो नाइक मोहम्मद शरीफ के 50 इंच चौड़ी छाती पर बहादुरी और फ़ख्र के सारे एजाज़ात सजे हुए थे और ख़ुद बर्फीले पत्थर से टेक लगाए अपनी गन गोद में रखे इस तरह चौकड़ी मारे बैठा था जैसे दुश्मन को कह रहा हो, ख़बरदार उस सिम से आगे बढ़ने की हिम्मत ना करना। उस्ताद जी, सिपाही मोहम्मद ख़ान के मुंह से बेसाख्ता निकला और वो रोल करता हुआ नाइक मोहम्मद शरीफ तक पहुंचा। उसने नाइक शरीफ को दोनों हाथों से करीबन झंझोड़ कर जगाना चाहा, लेकिन शहीद के होंठों पर जमी मुस्कुराहट अमर हो गई। सिपाही मोहम्मद ख़ान को यकीन नहीं आ रहा था कि उसका ही नहीं, उसके कप्तान साहब और उसके यूनिट के दर्जनों कमांडोज का उस्ताद जी शहीद हो चुका था। नामहसूस तौर पर उसकी दोनों आंखों से गर्म आंसुओं के कतरे गालों तक आ गए। उसने बड़बड़ाते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और अपनी गन समेत रोल करता हुआ अपनी पोजीशन की तरफ लौट आया। उसका गज़ब दो चंद हो चुका था। उसके अंदर खोलते खून से बाहर की सर्दी का एहसास ही ख़त्म हो गया था। यह सिम कब्ज़े महफूज हो चुकी थी क्योंकि उसने अपने उस्ताद जी से निशानाबाजी की तरबियत ली थी और अपनी हर गोली से एक दुश्मन मुर्दार किया था। कैप्टन जावेद हर मोर्चे पर जाकर ख़ुद अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहा था, उनकी निगरानी कर रहा था। जब नज़दीकी चट्टान पर फटने वाली गोलियों से बर्फ़ का एक टुकड़ा उड़कर इसके सर के दाएं सिम लगा और तेज़ टीस सी उठी जिसने एक लम्हे में सारे सर को अपनी लपेट में ले लिया। कैप्टन जावेद ने फ़ौरन अपने हाथ से अपने माथे को छुआ तो इसका दस्ताना खून से भीग गया। खैरियत गुजरी कि गोली या पत्थर का टुकड़ा अंदर दाखिल नहीं हुआ था। उसने एक तरफ हटकर चट्टान से टेक लगाते हुए अपने हाथ में पहने दस्ताने से आंखों की तरफ उतरने वाले खून को माथे पर से साफ किया तो सिपाही जानशेर की नज़र उस पर पड़ी। सर, जानशेर तड़प कर इसकी तरफ लाफा। कुछ नहीं, मामूली सा ज़ख्म है। उसने हाथ के इशारे से जानशेर को तसल्ली दी जो उसके नज़दीक पहुंच चुका था। जानशेर अपने सर को ज़ख्मी हालत में देखकर घबरा गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने अपने हवास काबू कर लिए। अपनी फील्ड पट्टी उसने 2 मिनट के अंदर कैप्टन जावेद के सर पर बांधकर वक्ती तौर पर खून बंद कर दिया। कैप्टन जावेद ने इसी असना में सर पर दोबारा गर्म टोपी पहन ली और उठकर खड़ा हो गया। जानशेर, किसी को इल्म ना हो, तुम चौकस रहना। उसने अपने जवान को हिदायत दी और सिपाही मोहम्मद ख़ान की तरफ चल दिया क्योंकि उसके सिम से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ भी आई थी। मोहम्मद ख़ान, खैरियत? कैप्टन जावेद ने झुकते हुए मोहम्मद ख़ान के नज़दीक पहुंचकर पूछा जिसके सामने 20 गज के फासले पर 7-8 भारतीयों की लाशें पड़ी थी। सर, उस्ताद जी शहीद हो गए हैं, रंधे हुए गले से मोहम्मद ख़ान ने कहा और कैप्टन जावेद के सारे बदन में झंझनाहट फैल गई। क्या उसे शायद अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। यस सर, उस्ताद साहब शहीद हो गए हैं। मोहम्मद ख़ान की आंखों से बाकायदा आंसू जा रहे थे। कैप्टन जावेद ने भरी आवाज़ कहा, इसे अभी तक पाक आर्मी के बेहतरीन
निशानाबाज कमांडो की शहादत का यकीन नहीं आ रहा था, जिसने दौरान तरबियत उसे तकरीबन डांटते हुए सही निशाना लगाने की तरबियत दी थी। अपनी पुश्त से आगे निकलकर उसने देखा, सामने की चट्टान से अपनी पीठ लगाए शहीद मोहम्मद शरीफ अपनी गन गोद में लिए बैठा था। कैप्टन जावेद आगे बढ़ा और इसने बड़ी आहिस्तगी से सहारा देकर शहीद को लिटा दिया। शायद इसे नाइक शरीफ की तवील मुसाफत, ज़ख्मी होने और थकावट का एहसास था। वो नहीं चाहता था कि उस्ताद मोहम्मद शरीफ मज़ीद बेआराम हो। बर्फ़ के पथरीले बिस्तर पर इन्हें लिटाकर अजीब सी आसूदगी का एहसास होने लगा। मोहम्मद शरीफ निशानाबाजी में हमेशा नंबर 1 रहते थे। आज शहादत में भी वो अपनी कंपनी में पहले नंबर पर आ गए थे। कैप्टन जावेद ने अपना दाया हाथ माथे की तक ले जाकर इन्हें नज़र गुजारी और वहाँ से हट गए। कर्नल ज्ञानी के लिए मौसम और रास्ते कभी अहमियत के हामिल नहीं रहे थे। उसका शुमार एविएशन के इन बेहतरीन पायलट्स में से होता था जो सब कुछ कर गुजरने का हौसला रखते थे। इंतहाई पेचीदा पहाड़ी सिलसिलों में परवास करते हुए टारगेट तक पहुंचना और अपने जवानों को वहां तक पहुंचाना उसके लिए मामूल की बातें थी। लेकिन सालतोरों के इस बर्फीले जहन्नुम पर परवास करते हुए न जाने क्यों उसे अपने बदन में खून मुंजमद होने का एहसास होने लगा। बेस कैम्प के जहन को नक्शे में रखते हुए वो बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच रास्ता बनाता हुआ करीबन उसी मकाम तक आ गया था जिसे महाज़-ए-जंग कहा जा सकता था। कैप्टन जावेद से रेडियो पर उसका राब्ता हो चुका था और ये इतला उसके लहू में बर्क दौड़ा गई थी कि पिछले 2 घंटों से कैप्टन जावेद के ज़ख्मी और बेवसीला कमांडोज दुश्मन के हमलों को पुष्पा कर रहे हैं। इनका गोला बारूद करीबन ख़त्म हो रहा था। अब वो आखिरी गोलियों और आखिरी आदमी के मरहले तक आ पहुँचे थे। सर, हमारी तरफ आना मुमकिन ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने इस इलाके का सर्वे कर रखा है। कैप्टन जावेद की आवाज़ सुनी थी। एक रास्ता है। कैप्टन जावेद को कर्नल ज्ञानी की तरफ से आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। जावेद ने जान लिया था कि कर्नल ज्ञानी के इस फ़िक्रे का क्या मतलब है। इस बात में कोई शक नहीं कि वो जुनूब की तरफ से उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उन्होंने अपनी फ़ौजी ज़िंदगी का ख़ुदकुशी की हद तक ख़तरनाक फ़ैसला कर लिया था और इसी पर अमल करने जा रहे थे। अचानक ही कर्नल ज्ञानी ने अपने चापर का रुख शुमाल की तरफ मोड़ दिया। अब वो कदरे नीची पहाड़ी रास्तों से दुश्मन के इलाके की तरफ जा रहे थे। उन्होंने दुश्मन की मुतवक्का पोजीशंस के ऊपर से गुजरते हुए उसी रास्ते से अपने जवानों तक पहुंचने का अज़म कर लिया था जिस रास्ते से दुश्मन इन पर हमला आवर हो रहा था। यह रास्ता बिल्कुल गैर महफूज था। दुनिया की किसी फ़ौज का पायलट कभी उस तरफ जाने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता, लेकिन कर्नल ज्ञानी को एहसास था कि अगर उन्होंने ये फ़ैसला ना किया तो एक एक करके तमाम कमांडोज दुश्मन या फिर मौसम के हाथों मारे जाएंगे। और उन्होंने अपनी जान पर खेल कर दुश्मन के सीने पर मूंग दलते हुए जो पोस्ट बनाई है, इस पर काबिज होने के बाद उन्हें दुश्मन अपनी सप्लाई के रास्ते महफूज कर लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर इन्हें इतनी रियाजत की ज़रूरत ही क्या थी। सियाचिन के इस बर्फीले जहन्नुम में तो घास की एक पत्ती भी नहीं उगती थी। उस ज़मीन पर सिवाय मौत के और कुछ नहीं था। आखिर इन्हें इस तरह आगे बढ़कर मौत को गले लगाने की ज़रूरत ही क्या थी। वो अपनी महफूज पनागाहों में बैठकर दुश्मन के इंतज़ार कर सकते थे। अपनी सरहद के अंदर किलाबंद होकर इसकी यलगार पुष्पा कर सकते थे, लेकिन इस तरह दुश्मन इनके 60-70 किलोमीटर इलाके पर काबिज होने के जाम में मुब्तला हो जाता। वो दुश्मन का जाम तोड़ने आए थे। उसके गुरूर को खाक में मिलाकर उसे ये बताने आए थे कि अहमियत बंदूक की नहीं, उसके पीछे मौजूद जवान की होती है। वो एक लम्हे के लिए भी दुश्मन को एहसास बरतरी से दो चार नहीं देख सकते थे। अगर दुश्मन ने कई सालों की तैयारी और सामान्य हर्ब ज़र्ब से मुकम्मल लैस होकर इन पर हमला किया था तो क्या हुआ। अगर वो निहत्ते भी होते तो भी कभी अपनी सरहदों का तकद्दुस पामाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते थे।